हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। देखिए प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम आपको कई वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं पहले। आज हम कुछ उसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर बात करेंगे। और देखिए क्या होता है कि प्लांट पैथोलॉजी ये ग्रीक वर्ड। देखिए पिछले वीडियो में हमने इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो प्लांट पैथोलॉजी होता है, यानी कि जो पैथोलॉजी वर्ड है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है पैथोस और दूसरा लोगस। ठीक है, तो देखिए पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, किसी से सफर करना। ठीक है, सफरिंग। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। तो यहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं? पैथोज की। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसमें आपके फादर पूछे जाते हैं, फादर, प्लांट पैथोलॉजी के फादर। अब देखिए ये आपके दो हैं, एक तो आपके विश्व में और दूसरे भारत में। तो देखिए जो आपके भारत में है उनका नाम है ईजे बटलर। ईजे बटलर, क्या नाम है? ईजे बटलर इन इंडिया। ये कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। ईजे बटलर साहब जो है वह आपके इंडिया के हैं। और दूसरे जो है वह आपके एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी, ये जो है आपके इन वर्ल्ड, ये आपके पूरे संसार के हैं। ठीक है, तो यदि बात की जाए कि विश्व में प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है, तो विश्व में प्लांट पैथोलॉजी के जनक एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि भारत में या इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो ईजे बटलर साहब है। अब देखिए ये तो बात हो गई इसकी कुछ टर्म की। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे पूछा जाता है कि इसके संबंधित कुछ अकाल आए थे हमारे। पहले बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। तो जैसे हम बात करें इसके हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री में बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व के इतिहास की, मींस प्लांट पैथोलॉजी का विश्व में क्या इतिहास रहा, प्लांट पैथोलॉजी का विश्व में क्या इतिहास रहा। ठीक है, तो हिस्ट्री इन वर्ल्ड। अब देखिए नंबर 1 पर आता है आपका आयरिस फेमाइन। आयरिस फेमाइन, आपने नाम सुना होगा आयरिस फेमाइन। इसे हम हिंदी में आयरलैंड का अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में आयरलैंड का अकाल कहते हैं। अब देखिए यह आयरलैंड का अकाल सन 1845 ईस्वी में आया था। कब आया था? सन 1845 ईस्वी में। और इसके आने का क्या कारण था? इसके आने का कारण था आलू का पछेती झुलसा। आलू का पछेती झुलसा। और पछेती झुलसा को इंग्लिश में लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लेट ब्लाइट के नाम से। ठीक है, तो देखिए आयरिस फेमाइन जो है इसे हम हिंदी में आयरलैंड का अकाल कहते हैं, जो कि 1845 में आया था। कहां पर आया था? आयरलैंड में। ठीक है, किसके कारण आया था? तो वहां पर आलू में पछेती झुलसा नामक एक रोग लगता है, उसी के कारण आया था। तो आलू का पछेती झुलसा, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह होता है आपका फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इनफेस्टांस। फाइटोप्थोरा इनफेस्टांस, इसका जो है आलू का पछेती झुलसा का कारक होता है फाइटोप्थोरा इनफेस्टांस। और देखिए याद करने के लिए हम थोड़ा सा बता दें आपको कि एक तो आलू में दो प्रकार के झुलसे लगते हैं। एक तो होता है आपका आलू का अगेती झुलसा और दूसरा होता है आलू का पछेती झुलसा। देखिए, और देखिए इसमें दोनों में अंतर होता है। क्या कि देखिए एक तो होता है आलू का अगेती झुलसा, दूसरा होता है पछेती झुलसा। तो देखिए अगेती झुलसा क्या कारक होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। और पछेती झुलसा का जो कारक होता है वह होता है फाइटोप्थोरा इनफेस्टांस। लेकिन लोग भूल जाते हैं, लड़के भूल जाते हैं कि यहाँ पर इसमें अल्टरनेरिया सोलेनाई अगेती का होता है या पछेती का होता है। वो मतलब रट्टा मारते रहते हैं लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आ से होता है अगेती और आ से होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। यानी कि अगर आ से आ मिल जाए, आ से आ मिल जाए, यानी कि आ से अगेती और आ से अल्टरनेरिया सोलेनाई, तो समझ लीजिए ये अगेती झुलसा की बात हो रही है। जैसे ही अगेती झुलसा की बात हो तो आ से अल्टरनेरिया सोलेनाई। अब देखिए
पा से होता है पछेती और पा से होता है फाइटोप्थोरा। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर आपको पी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पी मिल जाएगा। तो समझ लीजिए जहां पर आपको पी मिल जाए समझ लीजिए आलू के पछेती झुलसे की बात हो रही है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे। आलू का पछेती झुलसा जो कि जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है, इसके कारण आयरलैंड में अकाल आया था। आयरलैंड में अकाल आया था जिसके कारण लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने कितने लोगों की? 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कब आया था? 1845 ईस्वी में आया था। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो है वह क्या है, एक अंगूर में यानी कि ग्रेप्स में एक रोग लगता है जिसका नाम होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यानी कि ग्रेप्स का मृदु रोमेल आसिता, इसे हम कहते हैं हिंदी में मृदु रोमेल आसिता। ठीक है, मृदु रोमेल आसिता यह रोग होता है, इसे हम हिंदी में मृदु रोमेल आसिता जबकि इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। देखिए अब देखिए डाउनी समझ लीजिए, ये देखिए जो मिल्ड्यू होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका डाउनी मिल्ड्यू, दूसरा होता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो देखिए पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू में थोड़ा सा समझ लीजिए। पाउडरी मिल्ड्यू को हिंदी में हम चूड़ेतास्ता या चूड़ेलास्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ेल आसिता। अब देखिए जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसके लक्षण हमें कैसे दिखाई देते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वह हमें कैसे दिखाई देते हैं, वह जो है आपके प्लांट पर जैसे आपकी ये लीफ लगी हुई है, आपके प्लांट के जो लीफ होता है, लीफ के ऊपरी सतह पर यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस ऑफ लीफ पर पाया जाता है डाउनी मिल्ड्यू। चूड़ जैसा दिखाई देता है। ये तो हो गई चूड़ेल आस्था की बात। ठीक है, अब दूसरा होता है मृदु रोमेल आस्था यानी कि डाउनी मिल्ड्यू। अब कभी कभी इसकी हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की डाउनी मिल्ड्यू को हम मृदु रोमेल आस्था कहें या पाउडरी मिल्ड्यू को हम मृदु रोमेल आस्था कहें। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। डाउन माने क्या होता है? डाउन का मतलब नीचे और मृदु का मतलब भी हम नीचे से ही लगाते हैं यानी कि आसान, जिसे हम सरल कहते हैं। मृदु हम लोग कहते हैं ना कि वह आदमी बहुत मृदु है, मतलब अच्छा है, सरल है, समझ रहे? तो यहाँ पर क्या है? मृदु रोमेल आस्था यानी कि डाउनी है। डाउनी का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी पौधे पर की लीफ पर, जब हमें किसी पौधे की लीफ पर ऑन दी नीचे की लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर जब हमें कोई सिम्टम दिखाई देते हैं तो वह जो है आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कहलाता है और यह जो है फंजाई के द्वारा लगने वाला रोग होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण, डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण जो है हमें लीफ के निचली सतह पर दिखाई देते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण जो है हमें लीफ की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। अब देखिए बात जो इसकी मेन है वह क्या है कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो मृदु रोमेल आसिता होता है, इसको बताया था, इसके कंट्रोल के लिए एक फंजीसाइड बनाया गया था जिसका नाम था बोर्डॉक्स। क्या नाम था? बोर्डॉक्स। तो इसके कंट्रोल के लिए एक फंजीसाइड बनाया गया जिसका नाम था बोर्डॉक्स और इसमें जो है एक डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यानी कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम होता है प्लाज्मापोरा और विटिकोला। प्लाज्मापोरा विटिकोला। ठीक है, विटिकोला यहां से समझ लीजिए। और विटिकोला और अंगूर के अध्ययन की शाखा को हम विटिकल्चर कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर विटिकोला लगाया गया है। अंगूरों के अध्ययन की शाखा को हम विटिकल्चर कहते हैं। जिस शाखा में हम अंगूरों का अध्ययन करते हैं उसे हम विटिकल्चर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर विटिकोला लगाया गया है। जहां पर भी विटी शब्द लगा हो समझ लीजिए यहाँ पर अंगूरों की बात की जा रही है, ग्रेप्स की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा देखिए बोर्डॉक्स की यदि हम बात करें तो देखिए बोर्डॉक्स एक है जो आपका कंट्रोल के लिए बनाया गया था। बोर्डॉक्स फंजीसाइड था जो कि बनाया था प्रोफेसर मिलार्डेट ने। किसने बनाया था? प्रोफेसर मिलार्डेट ने बनाया था। और जो बोर्डॉक्स है यह एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? फ्रांस की। यह एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। वहां पर
इस प्रोफेसर मिलार्डिट जो कि बॉटनी के वैज्ञानिक थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोर्डॉक्स नामक यूनिवर्सिटी में इस बोर्डॉक्स मिक्सचर को बनाया था। किसके अगेंस्ट? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के अगेंस्ट बनाया था। और इसका जो कंटेंट होता है उसमें जो है आपका कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, प्लस वाटर होता है। ठीक है, और इसका जो अनुपात होता है 5:6:50 के अनुपात में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स से इतने आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स को हिंदी में हम मृदुरोमेलास्टा कहते हैं। दूसरा, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वह होता है प्लाज्मापोरा विटिकोला। और दूसरा, इसके कंट्रोल के लिए हमने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तो पहली बार हमने बोर्डॉक्स मिक्सचर का प्रयोग किया था। ठीक है, और कब किया था? 1882 में। कब किया था? 1882 में किया गया था। और बोर्डॉक्स मिक्सचर को किसने बनाया था? तो मिलार्डेट नामक प्रोफेसर थे, उन्होंने बनाया था। कहां पर बनाया था? बोर्डॉक्स नामक यूनिवर्सिटी, जो कि एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। और जो आपके मिलार्डेट प्रोफेसर थे या बॉटनी के प्रोफेसर थे। और कॉपर सल्फेट जो है यह कंटेंट इसमें कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर होता है, जो कि 5:6:50 के अनुपात में रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, दूसरा जो है वह क्या आता है आपका, यहीं पर समझ लीजिए। एक और अकाल आता है जो कि बहुत ही भयंकर अकाल था। एक और अकाल आता है जिसका नाम है बंगाल फेमाइन। क्या नाम है? बंगाल फेमाइन। देखिए, बंगाल फेमाइन से आप क्या समझते हैं? देखिए, व्हाट डिड यू मीन बाय बंगाल फेमाइन? ठीक है, देखिए, इसे हिंदी में हम बंगाल का अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल कहा जाता है इसे। हिंदी में बंगाल का अकाल कहा जाता है। और बंगाल का अकाल यह क्यों आया था? देखिए, एक तो हम सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि बंगाल में मीन्स जो पश्चिम बंगाल होता है वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन राइस का होता है। आपने यदि कहीं लिखा देखा हो या कहीं पढ़ा हो तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है चावल का होता है। किसका होता है? चावल का। ठीक है, तो देखिए, बंगाल फेमाइन आया था किसके कारण? राइस के कारण। राइस में एक लगने वाला एक रोग था जिसका नाम था ब्राउन स्पॉट। क्या था? ब्राउन स्पॉट। तो यह ब्राउन स्पॉट नामक रोग था, इसी के कारण यह अकाल आया था। कहां पर? बंगाल में, यानी कि बंगाल फेमाइन। और यह कब आया था? सन 1943 ईस्वी में आया था। कब आया था? सन 1943 ईस्वी में। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वह क्या होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलमिंथोस्पोरियम। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण यह अकाल आया था। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण यह अकाल आया था। कहां पर? बंगाल फेमाइन, यानी कि बंगाल में आया था। जो कि चावल में लगने वाले एक भयंकर रोग ब्राउन स्पॉट के कारण आया था। कब आया था? सन 1943 ईस्वी में आया था। कब आया था? सन 1943 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इतनी बात आप बंगाल फेमाइन के बारे में समझ गए होंगे। इतने क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना आप समझ लीजिए कि जो है बंगाल फेमाइन, बंगाल का अकाल कब आया था? 1943 ईस्वी में आया था। किसके कारण आया था? तो चावल में लगने वाले एक रोग जिसका नाम होता है ब्राउन स्पॉट, और जिसके कारण लगता है उसका नाम होता है, यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण लगता है। ठीक है, तो ये बात है आपकी बंगाल फेमाइन की। अब देखिए, आगे बढ़िए। कुछ आपके साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जिनका योगदान आपके आईडीएम यानी कि कह सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी में जिनका योगदान बहुत अच्छा रहा, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। और उनके बारे में जानना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है थियोफ्रास्टस। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है थियोफ्रास्टस। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। हिंदी में भी लिख दें ताकि कई लोग कहते हैं, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि हिंदी में भी बता दिया करो। चलो, हिंदी में भी लिख दिया थियोफ्रास्टस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी बायोलॉजी की एक शाखा होती है जिसका नाम होता है बॉटनी। तो जो आपके थियोफ्रास्टस साहब हैं, यह आपके फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ
बॉटनी कहा जाता है। अब कोई हमसे कहे कि अब बॉटनी की भी हिंदी बताओ, तो पहले एक बात ध्यान रखना, बॉटनी के बारे में थोड़ा जान लेना। बॉटनी की हिंदी तुम्हें पता होगी, बिकॉज पढ़ चुके होगे, और यदि नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ने वाले होंगे। बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वनस्पति विज्ञान के नाम से। ठीक है, तो बॉटनी जो कि आपकी वनस्पति विज्ञान होती है, इसके फादर आपके थियोफ्रास्टस कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रास्टस। अब देखिए, थियोफ्रास्टस साहब ने 2 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट अ 2 बुक। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें आपका पहली पुस्तक है जिसका नाम है द नेचर ऑफ प्लांट्स। द नेचर ऑफ प्लांट्स। द नेचर ऑफ प्लांट्स, ये इनकी पहली पुस्तक थी। और दूसरी पुस्तक का नाम, पहली पुस्तक थी द नेचर ऑफ प्लांट्स और दूसरी पुस्तक थी रीजन्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। रीजन्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए, इन पुस्तकों की हिंदी तो हम बताएंगे नहीं, बिकॉज ये पुस्तकें जो है ये आपकी इंग्लिश में ही लिखी गई है, और इनके टाइटल जो है, उनके टाइटल यही है। अब इनकी आप हिंदी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, द नेचर ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों की प्रकृति। समझ रहे हैं? तो बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लिखित पुस्तकें हैं। जो थियोफ्रास्टस वैज्ञानिक थे, आपके इंडिया के नहीं थे, बल्कि दूसरे देश के थे, शायद है कि इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है आपकी इंग्लिश में लिखी पुस्तकें, और यदि अगर इंडिया के वैज्ञानिक होते, यानी कि भारत के वैज्ञानिक होते, तो थियोफ्रास्टस का नाम थियोफ्रास्टस ना होकर के रामलाल या श्यामलाल होता। थोड़ा सा अंदाज लगा लीजिए। ठीक है, इनका नाम रामलाल होता या श्यामलाल होता या अरविंद सिंह होता। ठीक है, समझ रहे? या सोहन लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम होते हैं अपने इंडिया में, थियोफ्रास्टस नाम थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, थियोफ्रास्टस थे। और आगे देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। फर्स्ट डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप को बनाया था इन्होंने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप को बनाया था, और इनके द्वारा जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1675 ईस्वी में बनाया था। कब? माइक्रोस्कोप को बनाया था, यानी कि सूक्ष्मदर्शी को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी भी कई प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बात है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जब हम बात करेंगे, तो वहां पर हम माइक्रोस्कोप को अच्छी तरीके से बताएंगे क्या होता है और कितने प्रकार की होती है। वहां पर नॉल एवं रस्का के बारे में भी बात की जाएगी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में भी बात की जाएगी। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे जो कि जिन्होंने फर्स्ट डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में भी जानकारी को विकसित किया था या बनाया था, कह सकते हैं। और एंटोनी वॉन के बारे में आपने यदि पढ़ा हो, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल्स। इन्होंने डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल मींस इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। समझ रहे? अब देखिए, बात आई कि यहाँ पर लोग कहेंगे कि जो कोशिका थी उसकी खोज तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि रॉबर्ट हुक ने जो जिस कोशिका की खोज की थी, वह कोशिका मृत थी। कैसी कोशिका थी? मृत थी। मृत कोशिका की खोज की थी उन्होंने। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की समान जैसी संरचना दिखाई दी थी उनको। किसको? रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने जो है मृत कोशिका को खोजा था, न कि जीवित कोशिका को। बात आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इनको माइक्रोस्कोप भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, जिसका श्रेय इन्हीं को जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को। तो इनके द्वारा लगभग पैथोलॉजी में, या कह सकते हैं कि बायोलॉजी में, इनके द्वारा इतने योगदान है। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में आप समझ गए होंगे। पहला तो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, और दूसरा जीवित कोशिका की खोज की। किसकी? जीवित कोशिका की खोज की। दूसरा देखिए, पीए माइकेली, आपने नाम सुना होगा, पीए माइकेली। अब देखिए, पीए माइकेली
एक चीज समझ लीजिए, इनको पहले तो कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। अब बात फंसी कि माइकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि माइकोलॉजी क्या होता है। देखिए, कवकों के अध्ययन की शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। हिंदी में कहें तो उसे हम कहेंगे कवकों के अध्ययन की शाखा माइकोलॉजी कहलाती है। जिस शाखा में हम कवकों का अध्ययन करते हैं वह आपकी माइकोलॉजी कहलाती है। और इंग्लिश में कहें तो द फंजाई द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज ए माइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी के जो पिता हैं उन्हें माइकेली कहा जाता है, यानी कि कवकों के अध्ययन की शाखा। किसके? कवकों के अध्ययन की शाखा, कवकों के अध्ययन की शाखा। ठीक है, कवकों के अध्ययन की शाखा आपकी माइकोलॉजी कहलाती है। और यहीं पर हम बात कर लें कि शैवालों के अध्ययन की शाखा, शैवालों के अध्ययन की शाखा को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन की शाखा को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज इसलिए हमने बताई बिकॉज यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? कि कवकों के अध्ययन की शाखा को हम माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन की शाखा को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ये तो आपने आज याद कर लिया, लेकिन 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन की शाखा थी या फिर शैवालों के अध्ययन की शाखा थी। तो वहां पर हम जैसे लोगों की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिए, पहले आप याद रख लीजिए कम और दूसरा याद रखिए सैफ। ठीक है, एक शब्द याद रखिए, इन 2 शब्दों को आप याद रखेंगे तो हमेशा चीजें याद रहेंगी। देखिए, कम याद रखिए, पहला शब्द कम और दूसरा शब्द सैफ। कहा से हो गया कवक, यानी कि कवकों के अध्ययन की शाखा माइकोलॉजी, मां से माइकोलॉजी। ठीक है, और से हो गया आपका शैवाल और फा से हो गया फाइकोलॉजी। यानी कि सैफ और कम, इन 2 चीजों को याद रखिए। ये आपकी ट्रिक है, इन 2 चीजों को आप याद रखिए, हमेशा याद रहेंगी आपको। और देखिए, पीएम माइकेली जो थे, यह जो है आपके कवक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कवक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने पहली बार फंजाई एंड इन्होंने जो है क्या किया था, वाटरमेलन में पहली बार फंगस को देखा था। पहली बार फंगस को देखा था। कहां पर? वाटरमेलन में, तरबूज में इन्होंने पहली बार फंगस को देखा था। और देखिए, इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो कि आपसे पूछ ली जाती है, कंप्यूटर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नोवा प्लांटेरम जेनेरा एक पुस्तक है, नोवा प्लांटेरम जेनेरा इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है। किनके द्वारा? पीए माइकेली के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक है, और इन्हें जो है माइकोलॉजी का जनक भी, फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कवकों के अध्ययन की शाखा माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन की शाखा को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन हो रही है या कंफ्यूजन के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर हम दोनों चीजों को, आपको जहां जहां कंफ्यूजन होता है उसको हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, एक वैज्ञानिक आती है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। ठीक है, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, कैरोलस लिनियस का। देखिए, कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, इन्होंने द्विनाम पद्धति की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मतलब खोज कह लें या इन्होंने विकसित या द्विनाम पद्धति को इन्होंने बनाया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति जिसे हम इंग्लिश में बाइनियल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनियल सिस्टम, बाइनियल सिस्टम कहते हैं, बाइनियल सिस्टम कहते हैं। यानी कि द्विनाम पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस ने की थी। इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। अब जो सिस्टेमा नेचुरी नामक जो आपकी पुस्तक है, इसी में बाइनियल सिस्टम का इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। बाइनियल सिस्टम का यानी कि द्विनाम पद्धति का वर्णन इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने द्विनाम पद्धति को अच्छे तरीके से वर्णन या वर्णित किया है। ठीक है, और देखिए, कैरोलस लिनियस के बारे में क्या आता है कि इन्हें जो है फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, जूलॉजिकल
क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज बता दें, द्विनाम पद्धति के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे कि द्विनाम पद्धति में क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं होगा, चलिए हम बता दे रहे हैं। जैसे द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि आपकी एक तो जीनस होता है और दूसरा किसी भी प्राणी के दो नाम रखे जाते हैं। एक आपका जीनस होता है और दूसरा आपकी उसमें स्पीशीज होती है। तो पहला वाला जीनस होता है और दूसरा वाला स्पीशीज होता है। ठीक है, तो जैसे आपका मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है होमो सैपियंस। ठीक है, तो इसमें होमो सैपियंस यह आपका जीनस है और यह आपकी स्पीशीज है। ठीक है, तो यह आपका जीनस है, यह आपकी स्पीशीज है। इसी पद्धति को इन्होंने विकसित किया था, किसने? कैरोलस लिनियस ने। और देखिए कहीं कहीं पर आपने लिखा देखा होगा, जहां पर इन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया है या जिनके इनके अंतर्गत जितने भी नाम आते हैं, वहां पर आपने देखा होगा जब किसी नाम को, किसी प्राणी के नाम को देते हैं तो वहां पर लास्ट में आपको एल लगा मिलेगा, एल। तो एल का मतलब वहां लीनियस से ही होता है। जैसे आपने कभी कभी किन्हीं किताबों में देखा हो एल लगा होता है, जैसे वहां पर नाम लिख देंगे होमो सैपियंस और लास्ट में एल लगा होगा, तो एल का मतलब होता है लीनियस, यानी कि यह लीनियस के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, तो ये बात है आपकी कैरोलस लीनियस के बारे में। ठीक है, देखिए इन सभी चीजों के बारे में जानना आपको अति आवश्यक है, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं एग्जाम में। और हो सकता है कि आपकी अग्रगामी परीक्षा जो आपकी छत्रपति साहू जी महाराज ऑब्जेक्टिव पेपर जिसका होने जा रहा है, उसमें इससे कई क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा आता है प्रीबॉस्ट। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रीबॉस्ट। इन्होंने 1807 ईस्वी में क्या किया था? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कॉपर सल्फेट का। पहली बार कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया था। पहली बार इन्होंने 1807 में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया। किसके लिए? बंट ऑफ व्हीट के लिए। किसके लिए? बंट ऑफ व्हीट के लिए, यानी कि व्हीट में लगने वाले बंट पर इन्होंने पहली बार कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया था। किसने किया था? प्रीबॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने, जो कि कब किया था? 1807 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी ने क्या किया था? एंटोन डी बेरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एंटोन डी बेरी। तो पहली चीज तो आप यही समझ लीजिए कि ये आपके वर्ल्ड में प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, मींस फादर ऑफ पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहे जाते हैं कौन? एंटोन डी बेरी। और इन्होंने इस चीज को बताया था कि आलू में पछेती झुलसा का कारक फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस होता है। इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि आलू में पछेती झुलसा का कारक फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस होता है, बिकॉज इन्होंने उस पर स्टडी की हुई थी अच्छी तरीके से, उसकी लाइफ साइकिल पर स्टडी की हुई थी, अच्छी तरीके से उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की थी। तो आलू के पछेती झुलसा पर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ था, इसलिए उन्होंने बताया कि आलू का जो पछेती झुलसा होता है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण लगने वाला रोग है। ठीक है, और एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद बात आई रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच जो आपके वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच। ठीक है, इन सभी का बायोलॉजी में बहुत अच्छा योगदान है रॉबर्ट कोच का। देखिए रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्हें जो है माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन की शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जितने भी माइक्रोबियल टेक्निक्स होती हैं, इस तकनीक होती है, उन्हीं के पिता या उन्हीं के जनक कहे जाते हैं आपके रॉबर्ट कोच। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगले वैज्ञानिक क्या, अब देखिए ये बात थी आपकी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की। अब हम बात करें हिस्ट्री इन इंडिया की। इंडिया में देखिए क्या क्या हुआ।
पैथोलॉजी के अंतर्गत इंडिया में क्या क्या नए नए कदम आए, क्या क्या नई नई चीजें आई, उन चीजों के बारे में समझिए। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कीर्तिकर। कीर्तिकर पूरा नाम था इनका, पूरा नाम था इनका के आर कीर्तिकर। क्या था? के आर कीर्तिकर। ठीक है, इनका पूरा नाम के आर कीर्तिकर था। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड द फंजाई एंड इंडिया। इन्होंने क्या किया था? कलेक्ट किया फंजाई को, कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड ऑफ फंजाई। ठीक है, तो कवक को इन्होंने क्या किया? कलेक्ट किया, मींस एकत्रित किया और उसे पहचाना और बताया कि यह कवक है। किसने? के आर कीर्तिकर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो के आर कीर्तिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, कवक को पहले तो कलेक्ट किया, उसके बाद उन्हें उसे पहचाना। किसे? कवक को। तो कवक को पहली बार किसने पहचाना था? के आर कीर्तिकर नामक वैज्ञानिक ने। दूसरे वैज्ञानिक आपके ईजे बटलर, जो कि इंडिया के ईजे बटलर, इनका योगदान इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पैथोलॉजी में आता है। ईजे बटलर साहब, ईजे बटलर। तो पहले तो आप जान लीजिए कि यह जो है आपके प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ, जो कि इंडिया में फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। देखिए ईजे बटलर साहब इन इंडिया, और इनको जो है माइकोलॉजी भी कहा, फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है इन इंडिया। फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है, कहाँ? इंडिया में। ठीक है, अब देखिए, अभी आप कहेंगे कि हमें माइकेली बताया था, माइकेली बताया था माइकोलॉजी के जनक। तो देखिए ये वह आपके वर्ल्ड में थे, यह आपके इंडिया में है। कहां पर? इंडिया में। यदि बात की जाए कि भारत में आपके कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ईजे बटलर को कहा जाता है। और यदि बात की जाए कि वर्ल्ड में या विश्व में माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वह आपके कौन है? पी ए माइकेली साहब है। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जिसका नाम है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है। इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। ठीक है, यानी कि कवक और रोग, पौधों में कवक और रोग, इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। देखिए आगे एक पुस्तक और आएगी, अभी हम आपको बताएंगे। उसमें और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि थोड़ा अंतर होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद देखिए एक वैज्ञानिक थे ईजे बटलर साहब के बाद एक वैज्ञानिक आए, इनका नाम था केसी मेहता। आपने नाम सुना होगा। और केसी मेहता ने क्या किया था? केसी मेहता ने रस्ट पर कार्य किया था। किस पर? रस्ट पर कार्य किया था। रस्ट होती है आपकी, जिसे हम गेरुई, हिंदी में जिसे हम गेरुई कहते हैं, गेरुई कहते हैं, या फिर इसे हम रोली के नाम से भी जानते हैं, रोली या गेरुई, जो कि आपकी फंजाई होती है। ठीक है, और देखिए यह जो है आपकी गेहूं में ज्यादातर लगती है, और गेहूं में आपकी 3 प्रकार की रस्ट लगती है। जैसे आपकी जिसके कारक पक्सिनिया ग्रामिनेस टिटिसाई, पक्सिनिया ग्रामिनेस रिकंडाटा और पक्सिनिया ग्रामिनेस स्ट्रीफॉर्मिस होता है। ठीक है, तो इनके जो कॉजल ऑर्गन 3 प्रकार के होते हैं, आपकी जो है येलो, ब्राउन और ब्लैक, ये जो है 3 प्रकार की होती है, और इनके कॉजल ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। तो इनको जो है खोजा था किसने? केसी मेहता ने। केसी मेहता ने इनको खोजा था। कहां पर? इस पर स्टडी की थी एट आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा में एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जहां पर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली थी और इस पर रिसर्च किया था। ठीक है, तो और इसके डिजीज साइकिल को भी खोजा था, डिजीज साइकिल पर स्टडी की थी। तो रस्ट के बारे में जितना भी योगदान है वह आपका केसी मेहता के बारे में जाता है। रस्ट के बारे में जहां भी बात की जाए, किसी वैज्ञानिक की बात की जाए, तो वहां पर आपको सही क्वेश्चन केसी मेहता पर सही टिक कर देना है, बाकी बात की बात है। ठीक है, तो केसी मेहता के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, केसी मेहता के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बीबी मुंडकर। ठीक है, देखिए केसी मेहता के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बीबी मुंडकर। बीबी मुंडकर, देखिए
बीबी मुंडकर ने क्या किया था, बीबी मुंडकर के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो कि आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है फंजाई, जिसका नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीज, एंड प्लांट डिजीज। ठीक है, तो देखिए इस पुस्तक में और उस पुस्तक में कितना अंतर है। वह थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, और यह है फंजाई एंड प्लांट डिजीज, थोड़ा सा अंतर समझिए। और यह जो है आपकी बीबी मुंडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? बीबी मुंडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि आपसे डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, देखिए जो आपकी फंजाई एंड प्लांट डिजीज है, फंजाई एंड प्लांट डिजीज है, वह आपकी बीबी मुंडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और इसके अलावा ईजे बटलर साहब ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका नाम था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। प्लांट पैथोलॉजी की यह थी थोड़ी सी हिस्ट्री, जिसके बारे में हमने बताना आवश्यक इसलिए समझा बिकॉज आपकी जो परीक्षा आ रही है छत्रपति साहू जी महाराज की, शायद हो सकता है कि इसमें से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।